आप किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड में देखेंगे तो सिर्फ 10% लोग ही ज़्यादातर कामयाब होते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग से शुरुआत कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरुआत कर लेते हैं, बिना सीखे शुरुआत कर लेते हैं और फिर लॉस कर बैठते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को देख लीजिए, 100 एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बल्ब बना तो 99 तो फेल ही हुए थे। कोविड से पहले भी 90% लोग फेल ही होते थे। मैंने ऐसा कोई डेटा पिछले 15-20 सालों का नहीं देखा जहां पर सेबी ने रिलीज किया हो कि 50% लोग प्रॉफिट में हैं और 50% लोग लॉस में हैं। तो जब आदमी 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 रुपए से ट्रेड करता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता नहीं। मार्केट ना मेरी है ना आपकी, मार्केट तो कुछ भी कर सकती है। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इसी सीरीज में हमारे साथ हैं प्रियांक शर्मा, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। हेलो प्रियांक सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं सर? बढ़िया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या सच में पैसा कमाया जा सकता है? पहला ही क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दाग दिया आपने। खैर, ये देखिए एक बहुत ही ग्रे एरिया का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि शायद स्टॉक्स ट्रेडिंग में आपको इतनी नीड नहीं होती है। सो अगर आप बेहतर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन रहकर ट्रेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल पैसा कमाया जाता है और लोग कमाते भी हैं। ओके। पर सेबी का डेटा तो कुछ और ही कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं, सिर्फ एक ही ट्रेडर प्रॉफिट करता है। कौन लोग हैं वो जो इतना प्रॉफिट भी कर रहे हैं और जो इतने लॉसेस भी कर रहे हैं? सो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप ट्रेडिंग के नज़रिए में इस डेटा को थोड़ा ज़्यादा हाइप करके बताया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि आप किसी भी इंडस्ट्री या फील्ड में देखेंगे तो सिर्फ 10% लोग ही ज़्यादातर कामयाब होते हैं और 90% लोग अक्सर या तो नॉर्मल रह जाते हैं या उतना कामयाब नहीं हो पाते। तो फिर जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसके डाटा को इतना ज़्यादा मार्केट में हाइप करके क्यों दिखाया जाता है? उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है कि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, जो एक तबका है, वो इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है। और इन्वेस्टिंग इंडियन मार्केट्स के अंदर पिछले 20-25 सालों में ऐसी रही है जहां पर लगभग अधिकतर लोगों ने प्रॉफिट ही कमाया है। तो अगर आप उस कंपैरिजन से समझेंगे कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग से पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग में आने के बाद वो अक्सर लॉस कर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो अधिकतर लोग लॉस कर रहे हैं, बट ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है। और मेरे हिसाब से ये डेटा आप किसी भी ग्लोबल मार्केट में जाकर देख सकते हो, वो चाहे किसी और कंट्री की मार्केट्स हों, अलग फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो मार्केट्स हो, बॉन्ड्स हो। बॉन्ड्स खैर नहीं कह सकते क्योंकि बॉन्ड्स एक डेट है, बट जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है आप उसमें लगभग यही डेटा हर जगह पाएंगे कि ज़्यादातर लोग लॉस की तरफ ही बढ़ते हैं। बस पिछले कुछ दिनों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है। और ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ होती है कि ग्रीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इस तरह से प्रोजेक्ट कई बार किया जाता है कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत तेज़ी से रुपया कमाया जाता है। तो वो तेज़ी से रुपया कमाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग से शुरुआत कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरुआत कर लेते हैं, बिना सीखे शुरुआत कर लेते हैं और फिर लॉस कर बैठते हैं, जिससे हमें ये डेटा बड़ा दिखाई देता है। सो मेरे हिसाब से तो ये डेटा लगभग हर एक फील्ड में सही है। जैसा कि एक कॉलेज में आप देखते हो, अगर कॉलेज में 1000 लोग आते हैं तो प्लेसमेंट 100-200 लोगों के ही होते हैं, अगर आप कुछ चुनिंदा कॉलेजेस को छोड़ दें तो। हम्म। तो ये डेटा लगभग अगर आप ओवरऑल किसी भी फील्ड पर लगाएंगे तो लगभग बराबर है। आप थॉमस अल्वा एडिसन को देख लीजिए, 100 एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बल्ब बना तो 99 तो फेल ही हुए थे। राइट। ठीक है, सो मेरा ऐसा नहीं मानना है। अगर आप सीख कर डिसिप्लिन के साथ कर सकें तो इसमें बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ सेगमेंट मेरे ट्रेड करने के लिए बना है या नहीं बना है। क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सही आदमी हूँ, सही माइंडसेट में हूँ, तो मुझे करना चाहिए, नहीं तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। पहले सीखना चाहिए और जब मुझे लगे कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, तभी मुझे करना चाहिए। तो शायद ये डेटा वक्त के साथ बदल जाएगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
ये बात समझा और सिखा पाऊँ, इसी कोशिश में मैं लगा हुआ भी हूँ कि लोग समझें क्या आपका माइंडसेट सही है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर हाँ है तो आप करें और आप पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा, सेबी का एक नया रूल भी आया है अभी, जिसके अंदर लॉट साइज बढ़ाए जा रहे हैं, मार्जिन साइज बढ़ाया जा रहा है। तो क्या उससे ऑप्शन ट्रेडर को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा या फिर वॉल्यूम कम होगा? क्या इम्पैक्ट आने वाला है इससे मार्केट में? सो ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले महीने ही ये सेबी ने जो है चेंजेस अनाउंस किए हैं। एंड आई थिंक पहला चेंज 20th नवंबर से आ रहा है, जहाँ पर वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो रही है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। और अभी सिर्फ शायद निफ्टी एंड सेंसेक्स में ही वीकली एक्सपायरी रह जाएगी, बाकी सभी इंडेक्सेस में मंथली एक्सपायरी जा रही है। साथ में लॉट साइज़ को लगभग 2 गुना कर दिया गया है। सो मैं भी देखता रहता हूँ, इंटरनेट से हम सभी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे, रील्स मैंने देखी, जहाँ लोग बता रहे हैं कि सेबी पता नहीं रिटेलर्स के साथ अच्छा करना चाह रही है या अच्छा नहीं करना चाह रही है। ऐसे बहुत सारे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ लोगों ने शेयर किए। सो यहाँ पर मेरा जो व्यू है एक्चुअली में वो सेबी की तरफ है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है। मैं आपको उसका वजह बताऊँगा क्यों। जो कोविड के बाद से जो एक मार्केट आई है, जो हर इंडस्ट्री के साथ होता है कि एक बार वो इंडस्ट्री बूम करती है, उसके बाद वो इंडस्ट्री मैच्योर होती है। सो कोविड के बाद क्या हुआ, इंटरनेट के इतने ज़्यादा बढ़ने से लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक नई इंडस्ट्री बन गया, जबकि स्टॉक मार्केट नई इंडस्ट्री नहीं है, ये पुरानी इंडस्ट्री है, बट बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। सो जब भी नया एक्सपीरियंस होता है, चाहे आप देखो वो डिजिटल जैसा डिजिटलाइजेशन हुआ है, अब नेट बैंकिंग बढ़ा, यूपीआई आया, तो आपने देखा होगा उसके साथ स्कैम्स भी आए। आज इंडिया में डिजिटल स्कैम्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से हर एक कॉइन के दो फेस होते हैं, कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। सो ट्रेडिंग भी जैसे बढ़ी तो बहुत सारे लोगों के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस आया, तो लोगों ने बहुत छोटे कैपिटल से बिना सीखे ट्रेड करना शुरू किया। उससे सेबी को क्या महसूस हुआ, देखिए कोविड से पहले भी 90% लोग फेल ही होते थे। मैंने ऐसा कोई डेटा पिछले 15-20 सालों का नहीं देखा जहां पर सेबी ने रिलीज किया हो कि 50% लोग प्रॉफिट में हैं और 50% लोग लॉस में हैं। सो मतलब क्या है कि कोविड से पहले भी 80-90% लोग लॉस में ही रहते थे, और अभी भी 80-90% लोग लॉस में ही रहते हैं। तो बदला क्या, आखिरकार ये इतनी हाइप क्यों आई? उसका वही कारण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि वो वॉल्यूम बढ़ गया। पहले से भी देखती थी कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो लॉस निकल के आ रहा है वो कुछ रिटेलर्स का कुछ 50,000 करोड़ निकल के आ रहा है, 25,000 करोड़ निकल के आ रहा है, जो एक इकोनॉमी के अंदर ठीक है। अचानक से उसके अंदर ग्रोथ दोगुनी हो जाती है। 2-3 सालों से अचानक से जो लॉस 50,000, 1,00,000 करोड़, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं फिगर्स नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, बस एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। कभी कोई सोचे कि सर 25,000 नहीं था, 26,000 था, इतना था, वो नहीं करना चाहता हूँ। मुद्दे पर आते हैं, फोकस कर रहे हैं लॉजिक पर। सो अचानक से आप सोचिए कि मान लीजिए कहीं पर 10 रुपये का लॉस ओवरऑल हो रहा था, सेबी को दिक्कत नहीं थी, और अचानक से वो 100 रुपये होने लग जाए। अब सेबी बोल रही है कि लाख करोड़ लोग रुपए जो हैं वो लॉस में जा रहा है। सो वो अमाउंट इतना बड़ा हो गया, वो वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया, परसेंटेज सेम ही है कि कमाने वाले 10% ही हैं, 12% ही हैं या 7% ही हैं, लॉस करने वाले भी उतने ही परसेंट है, बस वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। तो सेबी को लगा कि हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। और देखिए मेरा इतना मानना है कि जो लोग सेबी में हैं, हो सकता है, देखिए हर फैसला किसी का सही नहीं होता और हर फैसला किसी का गलत नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जो लोग कमेटी में बैठते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो ऐसे ही सेबी में नहीं पहुँचे हैं। वो लोग बैठकर एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी में बैठकर फैसले होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखे जाते हैं और तब ऐसे फैसले किए जाते हैं, और उनका फिर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है कि कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। जैसे आप देखो, अगर आप 2 साल पहले जाओगे तो तब भी तो वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही होती थी। राइट। तो उन्हें लगा कि एक चेंज करके देखते हैं, वो चेंज किया गया। अब उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, वीकली एक्सपायरी डेली होने लगी, इतने सारे इंडेक्स लाए गए कि हर रोज कम से कम एक एक्सपायरी जरूर हो। उसके इम्पैक्ट्स देखे गए, 1-2 साल में उसके इम्पैक्ट्स देखे, उन्हें लगा कि ये फैसला सही नहीं है, लोगों के अंदर गैम्बलिंग की एडिक्टिविटी ज़्यादा जा रही है, तो उन लोगों को लगा कि इसे बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने उसको कम करा। वो फिर से उसको रिवाइज करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी और देखेंगे कि कैसा हो रहा है। सो मेरे हिसाब से पहली बात, वीकली एक्सपायरीज को ख़त्म करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। 2 साल पहले, 3 साल पहले भी ऐसे ही ट्रेडिंग होती थी, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आ गई। सो मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे कोई इतना बड़ा परेशान होने वाली बात है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं लॉट साइज़ को। सो मेरे हिसाब से लॉट साइज़ भी बढ़ाना कोई इतनी नुकसान वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली उससे नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम हो जाएंगे,
क्यों कम हो जाएंगे मैं आपको बताऊं कि अभी ये सिचुएशन है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग में अगर आप थोड़ा ओटीएम लेंगे तो लॉट जो है वो 1000, 1500, 2000 रुपए में आ जाता है। ठीक है, अब एक लॉट अगर 2000 रुपए में आ जाता है, एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, तो वो क्या करता है, मेरे पास 10,000 है तो बाकी 8,000 क्यों रखने, 5 के 5 लॉट ले लेता है। उसे रिस्क मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे आता ही नहीं है। वो 5 लॉट बाई कर लेता है और फिर 10 के 10,000 रुपए रिस्क पे रखकर चला जाता है। सो देखो होता क्या है, अब आप खुद सोचिए सर, आप सोचिए, मैं आपको बोलूं कि जैसे जो है आपका 10 का नोट गिर गया, आप उसे उठाओगे, नॉर्मल झुकोगे उठा लोगे। मैं आपको बोलूं सर आपके 50,000 की गड्डी गिर गई, तो आपके वो 10 रुपए उठाने में और 50,000 की गड्डी के उठाने में आपको क्या लगता है, आपके रिएक्शन किस में ज्यादा तेज होंगे? 50,000 की गड्डी उठाने में, क्योंकि तब आपको लगा 50,000 गिर गए, राइट, आपके गिर गए तो आपको फोकस उस पर ज्यादा आएगा। तो वही चीज है, तो जब आदमी 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 रुपए से ट्रेड करता है तो बहुत ज्यादा ध्यान लगाता नहीं है। उसे कोई टेलीग्राम पे टिप मिल गई, ऐसे ये भी नहीं देखा कि वो रजिस्टर्ड एडवाइजर से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसे कोई सिग्नल मिल गया, यूट्यूब पर किसी ने बता दिया आज जो है ये इंडेक्स पंप होगा, वो उसने उठा के उसका कॉल खरीद लिया, ना रिसर्च किया ना कुछ किया। तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगाने से पहले ज़्यादातर लोग सोचते नहीं है, फिर लॉस कर जाते हैं। अब सेबी ने क्या बोला कि चलो इसका लॉट साइज बढ़ाते हैं। लॉट साइज बढ़ाने से अब लॉट 1,000 रुपये 2,000 रुपये में नहीं आएगा, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में आएगा। तो पहली बात, जो 2-4 हज़ार रुपये से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है, अब ज़्यादा नंबर बढ़ेगा सिंसियर ट्रेडर्स का, जिन लोगों के पास रुपए होंगे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, इन रुपए से लोग ट्रेड करना आना पसंद करेंगे ज़्यादा, क्योंकि लॉट साइज बड़ा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट तभी हो पाएगा। अब अगर आप 2,00,000 रुपए कहीं लगा रहे हो तो आप 2,00,000 बार ही सोचोगे। अब आप सीखना भी चाहोगे, अब आप समझना भी चाहोगे, अब आप देखोगे कि भाई 2,00,000 रुपए से ट्रेड करने जा रहा हूँ, पहले थोड़ा सीख लेता हूँ, कभी 2,00,000 रुपए का नुकसान हो गया तो। सो मुझे ऐसा लगता है कि लॉट साइज बढ़ाने से पहली चीज बढ़ेगी सिंसियरिटी। ठीक है, जो बड़ा पैसा होगा वही अपना रिस्क मैनेज कर पाएगा, क्योंकि एक ही लॉट से आपका लॉस बड़ा और छोटा होगा, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा। और तीसरी चीज, मैं जो एक चीज शायद कोई बात पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, जो मैं तो आपको बोलूंगा सागर जी की जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इस टॉपिक पे ज़्यादा बात करना चाहिए। देखिए, बढ़ता हुआ लॉट साइज जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए उसके ग्रोथ को दर्शाता है। हम आज सोच रहे हैं, हाँ हुआ मचा हुआ है कि लॉट साइज बढ़ रहा है, जो 5 से 10 लाख रुपए का होता था वो 15 लाख रुपए का लॉट साइज हो गया, 20 लाख रुपए का लॉट साइज हो जाएगा इंडेक्सेस में। तो हमें लग रहा है हा हुल्ला हो गया, तो वो हा हुल्ला इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है पहली बार हो रहा है? नहीं, 2015 से पहले हमारे कंट्री में जो लॉट साइज होते थे वो 2 लाख 3 लाख रुपए होते थे। अच्छा, 2015-16 के बाद उसको रिवाइज करके 5 से 10 लाख कर दिया गया। ये क्या दिखाता है कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है मार्केट, बड़ी हो रही है मार्केट, राइट। अब 2009 में पहला चेंज आया, फिर उसके बाद 8-9 के चेंज के बाद 15 में आया, 15 के बाद अब अगर आ रहा है, तो 10 साल के अंदर अगर एक चेंज आ रहा है कि लॉट साइज को डबल कर दिया जाए, तो ये तो सारे ट्रेडर्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी मार्केट मैच्योर हो रही है, बेहतर हो रही है, और ये दर्शा रही है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। क्योंकि कोई भी कंट्री ये थोड़ा ही चाहेगी कि उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम जीरो हो जाए, राइट। आपको क्या लगता है? सेबी ये चाहती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बंद ही हो जाए? अगर वो ये चाहेगी तो वो बंद कर देगी, आप क्या कर लेंगे? सेबी तो प्रमोट करते ही है, क्योंकि उनका Exactly. वॉल्यूम आता है, बिजनेस आता है सबको, बिल्कुल, एक्सचेंजेस को बिजनेस आता है, सबका आता है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है उस चीज का। सही बात है। सो अगर सेबी को ये लगता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होनी ही नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगता है, बंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। तो वो बंद क्यों नहीं कर देते? तो आपको इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और शायद मुझे जो लगता है, देखिए मेरे ओपिनियन है, अब सेबी ने किस पर्पज से की है वो सेबी जानती होगी, बट जो मेरा नजरिया है देखने का वो शायद बाकी लोगों से अलग हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये स्टेप्स बहुत बेहतर हैं और लोगों को अभी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सो देखो, वही बात है कि जब एक छोटा बच्चा, आप देखिए एक छोटा बच्चा जो होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, आप उसे ब्रश करना सिखाते हैं तो उसके जो मसूड़े होते हैं, राइट, दांत होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो शुरुआत में जब आप उसे ब्रश दोगे वो लगाएगा तो वो करता नहीं है, क्योंकि उसको दर्द होता है, उसे लगता है कि यार मैं करूंगा मुझे दर्द हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप उसके लिए सबसे सॉफ्ट वाला ब्रश लाते हैं, लेकिन तब भी वो शुरू में करना पसंद नहीं करता। फिर आप कई बार क्या करते हैं, जैसा हमने देखा कि आप उसे कोई देखते हैं कोई ऐसा टूथपेस्ट ले आए जो मीठा हो, तो उसके वो मीठा सोच के उसको लगाना शुरू करता है, बट आप वो टूथब्रश उसको क्यों लगवा रहे हैं? जिससे कि वो जो मसूड़े हैं, वो जो दांत है, वो स्ट्रोंग हो, राइट। सो हर एक अच्छी चीज के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। सो मुझे ऐसा लगता है
कि इसी तरह का ये एक डिसीजन है जिसका लोग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये लॉट साइज बढ़ रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ हो गई है, रिटेलर्स के खिलाफ हो गई है सेबी। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि सेबी को बनाने का एकमात्र पर्पज यही था कि आप रिटेलर्स के पैसे को सुरक्षित रखें, ना कि इंस्टीट्यूशन के पैसे को सुरक्षित रखें। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतर स्टेप्स हैं। बाकी जो लोग बना रहे हैं रूल्स को वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है 3-6 महीने बाद वो रिव्यू करेंगे अपने शायद डिसीजन को, अगर उन्हें लगता है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आए, तो मुझे लगता है वो वापस चेंज किया जा सकता है। और अगर उन्हें लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए तो वो उसे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी चीज़ है, ये सिर्फ हा हुल्ला है, और शायद लोग इसको वाइडर पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं कि ये तो लॉट साइज बढ़ाकर ट्रेडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। लगता है इससे आप रील्स सुनिए, रील्स में क्या बोलते हैं, लग रहा है सेबी रिटेलर्स को बचाना नहीं भगाना चाहती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो जो ये स्टेप्स हैं बहुत अच्छे जाएंगे मेरे हिसाब से, बहुत फ्रूटफुल स्टेप्स हैं। ग्रेट। अच्छा, रिटेलर्स की बात हो ही रही है, तो रिटेलर्स के लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी जो मार्केट की सिनेरियो जो चल रहा है, ऑल टाइम हाई के बाद इतना बड़ा जो क्रैश आया है मार्केट में, मुझे नहीं पता क्रैश है या करेक्शन है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी जो करंट का मार्केट सिचुएशन है वो किधर की साइड है, या करेक्शन की साइड है, प्रॉफिट बुकिंग की साइड है, या फिर क्रैश की साइड है? क्या ठीक है, कंडीशन है? सो देखिए, आई थिंक इससे पहले भी मैं 1-2 जगह पर जहाँ गया हूँ ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, और पिछले 2 महीने से बार बार मैं इस क्वेश्चन को काउंटर कर रहा हूँ। 2 महीने पहले क्वेश्चन ये था कि ये मार्केट भागे जा रही है, ये क्या करेक्शन आएगा। आज आपका क्वेश्चन हो गया कि करेक्शन आ गया, क्या ये करेक्शन है कि बेयर मार्केट है। सो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सो देखिए, मैं इसको पहले भी बोल रहा हूँ, लगातार बोलते आ रहा हूँ। आप देखिए, लोगों ने अभी तक बेयर मार्केट देखी नहीं है, मैक्सिमम लोगों ने। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग या एक जो बड़ा तबका मार्केट में आया वो आया कोविड के बाद। तो जितने मैच्योर ट्रेडर्स हैं जिनको 5 साल हो गए हैं वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन नए लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोगों ने करेक्शन देखा ही कहाँ है। आप सोच लीजिए 2020 में जब कोविड क्रैश आया, जिसके बाद एक्चुअली लोगों का इंटरेस्ट जगा स्टॉक मार्केट को लेकर, तब से आपके पास सिर्फ एक 50% का करेक्शन आया है 2022 में। और 2022 में ऐसा लगने लगा था कि जैसे जो है अब तो सब खत्म हो गया। ठीक है, तो लोग अभी मैच्योर हो रहे हैं कि करेक्शंस क्या होते हैं, बेयर मार्केट क्या होती है। और 2022 में जो आया था वो करेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बेयर मार्केट नहीं थी, दैट वाज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, जो कि हमारा आई थिंक नवंबर, दिसंबर या जनवरी से अक्टूबर तक आया था 2022 में। उसके बाद फिर से मार्केट भाग रही है, तो लोगों ने ड्रॉप देखे ही कहाँ है। अब जब मार्केट लगातार 3 से 5 साल तक लगातार बढ़ती है, सो देखो उसको भी सांस लेने के लिए, फ्यूल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जिसको हम एक्चुअली में करेक्शन बोलते हैं। सो मार्केट के अंदर वो करेक्शंस ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हमने देखा जब अभी लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए एक्चुअली में, तो बहुत अच्छा खासा ड्रॉप आया, 1500-2000 पॉइंट्स लगातार इंडेक्स गिर गए। 3 से 2.5-2-3% एक दिन में गिर गए। और उसके बाद मार्केट ने फिर से भागना शुरू किया। सो ये मार्केट का नियम है, वो भागती है, उसे सांस चढ़ता है, वो रुकती है, पानी पीती है और बढ़ने लगती है। सो मार्केट साइकिल के हिसाब से अगर हम समझें, सो मार्केट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि येस, वो अगर आप छोटे स्केल पर देखेंगे, 2022 के बाद की साइकिल को देखेंगे, तो वो यूफोरिया की तरफ बढ़ रही थी। तो वो यूफोरिया का सिनेरियो आया जो हमने सितंबर अगस्त में देखा। मार्केट बहुत तेज़ी से अचानक से 26,000 पहुंची, और उसके बाद करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, वो करेक्शन आया है। और जो बात कर रहे हैं या डर रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप सोचिए 26,000 प्लस, यानी कि 26,200-300 का हमारा जो है टॉप है निफ्टी में, और अभी निफ्टी कुछ क्या आई थिंक 24,000 के आसपास चल रही है। सो ये तो 10% का भी ड्रॉप नहीं हुआ। मार्केट के अंदर 20%, 25% करेक्शन तो बहुत नॉर्मल होते हैं। सो अगर मार्केट और 2-3 हज़ार पॉइंट भी गिर जा रही है ना, तो वो एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है, वो कोई क्रैश नहीं है। तो उसे क्रैश समझना बंद करें। हाँ, एक चीज़ यहाँ सीखने की है, वो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे दिमाग में आ गया कि अभी जो क्रैश आएंगे या फिर जो भी ड्रॉप आएंगे, उन्हें क्रैश क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत तेज आएंगे। और उसका कारण क्या होता है, जब मार्केट बहुत लंबे समय तक ऊपर चलती जाती है और अधिकतर लोगों ने करेक्शंस या बेयर मार्केट्स नहीं देखी होती है, हेल्दी करेक्शंस नहीं देखे होते हैं, तो उन लोगों को एक्चुअली में ड्रॉप समझ में आता नहीं है। तो होता क्या है, मार्केट ने एक भी दिन बड़ी लंबी सी कैंडल बनाई और आपने सोशल मीडिया खोला, चारों तरफ यही हो रहा है कि मार्केट तो गई, डूब गई, पैसा डूब गया, ये हो गया, FIIs ने ये कर दिया, DIIs ने क्या कर दिया, मतलब मैं क्या बताऊं, हाहाकार मचा हुआ है। तो होता क्या है, उससे आदमी पैनिक में बहुत जल्दी आ जाता है।
अब नया इन्वेस्टर है बेचारा, उसने 1 साल पहले लगाना शुरू किया, मार्केट को सिर्फ हरा-हरा देखा है, लाल देखा नहीं है। अब अचानक से उसने देखा कि कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब अगर 2 रेड कैंडल आ जाए, तीसरी ग्रीन आई जाती है। अब अचानक से 6 दिन लगातार रेड आ रहा है, तो वो पैनिक में आ जाता है, वो डर जाता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और वो पैसा डूबने से बचाने के लिए क्या करता है, सेल कर देता है। तो अचानक से एक पैनिक सेलिंग होती है। इसलिए आप ये महसूस करेंगे, और आप पिछले 3-4 महीने से महसूस भी कर रहे होंगे, जो इलेक्शन वाले दिन से ही मैं बात कर रहा हूँ, कि जब भी ड्रॉप आ रहा है वो बहुत तेज आ रहा है, बहुत शार्प आ रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार जब भी बुल मार्केट आएगी, और किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी मार्केट को उठाकर देख लीजिए, अगर मार्केट लगातार बढ़ती चलेगी बुल मार्केट में, तो करेक्शंस बहुत शार्प होंगे। और जब मार्केट धीरे धीरे गिरे, वो आपके नुकसान की चीज है। उसका मतलब ये है कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रही है। सो जो क्रैश है, अगर वो तेज आ रहा है तो डरने वाली बात इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा हूँ अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो मत करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप करिए, आप अपने प्लान्स पर टिके रहिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। बट अगर मार्केट तेज ड्रॉप आ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें इतना डरने वाली बात है। आप कोविड का ही टाइम देख लीजिए, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर मार्केट टॉप से 70% डाउन आ गई थी। ठीक है, बहुत सारे मार्केट्स, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, वो भी 40-50% गिर गए थे सिर्फ 15 दिन के अंदर। क्रैश तेज आया, तो अगले 3 महीने में ऑल टाइम हाई भी चली गई थी। अगर मार्केट तब डूबनी होती तो मार्केट धीरे धीरे गिरती। और अगर आपको यह नहीं विश्वास हो रहा है, 2008 का क्रैश उठा के देख लो, 2015 का क्रैश उठा के देख लो। मार्केट ने टॉप बनाया, पहले धीरे गिरी धीरे गिरी धीरे गिरी, फिर तेज क्रैश आया। कोविड में उल्टा हुआ, कोविड में शुरू से ही तेज क्रैश आया। सो बेसिकली तेज क्रैश आता है क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक की सिचुएशन बनती है, वो देखते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि तेज से आने वाले क्रैश का तो फायदा उठाना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर बिगनर ट्रेडर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए ऐसी पैनिक कंडीशन में? मार्केट जैसे गिर भी रहा है डेली, तो उस कंडीशन में रिटेल ट्रेडर्स को या फिर बिगनर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? सेलिंग करनी चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट जो आप बात करते हैं उसको फॉलो करके अपनी जो होल्डिंग है या फिर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको मेंटेन करना चाहिए? ठीक है, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन थोड़े से मिक्स्ड हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बिगिनर इन्वेस्टर है उसे क्या करना चाहिए, और एक बिगिनर ट्रेडर है उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और इन्वेस्टिंग एकदम अलग चीज़ है। और इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अलग नज़रिए से लेना चाहिए। और हर एक लिसनर व्यूवर जो भी हैं, मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा, आपको हमेशा पहले माइंडसेट बना के आना चाहिए कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो या इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो, दोनों को मिक्स मत करो, वरना वो कहावत सच हो जाएगी। जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो हैं जो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए आए थे, तो उन्होंने टॉप पर बाई कर लिया, शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाहते थे, मार्केट गिर गई, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो बोलते हैं चलो लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, 10-20 हज़ार रुपए लेके आएंगे, लॉस हो जाएगा, फिर जो बचेंगे उसको इन्वेस्टिंग में डाल देंगे। हाँ, फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। Correct. फिर जब उनका एक फंड इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक काम करेंगे, वो उस फंड को पूरा निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे और फिर उसको ट्रेडिंग में यूज कर लेंगे। करेक्ट। सो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। सो जो लोग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली अपने ट्रेंड के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से ट्रेड करिए। अगर आप सिर्फ बाई ट्रेडर हैं, बाई साइड ट्रेडर हैं, मतलब आप सिर्फ स्विंग बाइंग करते हैं, सो आप फोकस करिए कि आप जो है बाइंग की पोजीशंस को अभी थोड़ा अवॉइड करें जब तक मार्केट थोड़ा सेटल नहीं हो जाता। जो लोग दोनों साइड ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, उनको तो मुझे नहीं लग रहा दिक्कत आ रही होगी, वो लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो बिगिनर इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक होराइजन लेकर आए हो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो आपको बहुत परेशान मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, चारों तरफ इंडिया का डंका बज रहा है, आप लोग देख रहे हो। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री होने के देखिए फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की मार्केट्स को ये फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी चारों तरफ सिचुएशन इतनी अच्छी बनी हुई है ग्लोबली कि इंडियन मार्केट्स ओवरऑल ग्रो ही करनी है। सो मिड लॉन्ग टर्म वालों को तो परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं नए, या स्विंग इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि मुझे 3-6 महीने में बुक करना है, बाइंग करना है, उनको ऑब्वियसली अपना रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहिए, अपने इनवैलिडेशन सेट करने चाहिए। अगर आप नई बाइंग करना चाह रहे हो कि मार्केट गिर गई है, तो क्योंकि मार्केट गिर गई है इसलिए बाई मत करो, जो सेटअप या रिसर्च आपको कहता है उसके हिसाब से बाइंग करो। अपना एक इनवैलिडेशन जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे ही क्रैश कभी कभी बेयर मार्केट में भी बदल जाते हैं। देखिए मार्केट ना मेरी है ना आपकी, मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 में से 7, 8, 9 बार काम करती है, लेकिन हर बार मार्केट बदल जाती है। तो हो सकता है कि रैपिड क्रैश आने के बाद भी मार्केट बेयर मार्केट में चली जाए। तो इनवैलिडेशंस जरूर रखें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से बुक करें। ठीक है, अभी कुछ शेयर जैसे 20-20, 25-25% गिरे हुए हैं, तो उनमें एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है,
सो देखिए, एक कहावत है कि नेवर एड इन योर लूजिंग ट्रेड। हम्म, ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा है, कि जैसे कि आप आग लग गई और आपने देखा कि आग बुझानी है और गलती से हम्म, आपने पानी की जगह पेट्रोल छिड़क दिया। हम्म, सो एक लूजिंग पोजीशन के अंदर एवरेजिंग बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक लूजिंग पोजीशन यानी कि एक हारती हुई पोजीशन के अंदर एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मैं तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। आप एवरेजिंग सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आपने सबसे पहली एंट्री यानी कि शुरुआत करने से पहले ही ये प्लान करके रखा था कि अगर 20% मार्केट नीचे जाएगा तो मैं एवरेज करूंगा। अगर ये आपके प्लानिंग में पहले से था हम्म, तब तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर ये आपकी प्लानिंग में पहले से नहीं था तो हम्म, यकीन मानिए मार्केट एक ही ट्रेंड में उतने समय तक रह सकते हैं जब तक आपका पूरा पर्स खाली ना हो जाए। जैसे देख रहे हो ना, 2020 से 2025 तक लगातार मार्केट अब ट्रेंड में चल रही थी, हम्म, तो कोई गारंटी नहीं है 2025 से 2023 मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है। सो जिस स्टॉक को या जिस पोजीशन को आपने प्लान एडवांस में नहीं किया था एवरेज करने के लिए, उस स्टॉक को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज हमेशा अप ट्रेंड में करना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नहीं करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में एवरेज करते हैं एसआईपी में या प्लानिंग के तहत। सो अगर आप किसी पोजीशन में ऐसे हैं, किसी ऐसे स्टॉक में है जिसे आपने मिड लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है कि मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, हम्म, आपने पहले से एडवांस प्लान करके रखा था, उनके लिए एवरेज करने का बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे, नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम्म, आए थे और उनकी पोजीशन 20% गिर गई, स्टॉप लॉस लगाना भूल गए थे, अब सोच रहे हैं क्या यहाँ बाई करके एवरेज कर लें, मेरे हिसाब से उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये -20% -40% भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, और तब आपका पैसा डबल डूबेगा। इसलिए अगर आपने प्लान नहीं किया था तो एवरेजिंग मत कीजिए, जो रिस्क चल रहा है उसे रहने दीजिए, होल्ड रख लीजिए, पैसा वापस आएगा तो आपका वो पैसा एवरेज आ जाएगा ना। अगर आपको मन कर ही रहा है कि मैं करूं, तो वापस से किसी नए स्टॉक पर रिसर्च कीजिए, नया सेटअप बनाइए, और अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है उसमें बाइंग करें। तो अगर आप उसमें बाइंग करोगे तो वो भी तो रिटर्न देगा ना, हम्म, लेकिन जिसमें प्लान नहीं करा था उसमें मत करो, क्योंकि वहां पर आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी नहीं है। ओके। अच्छा, म्यूचुअल फंड की जैसे बात हुई अभी, तो म्यूचुअल फंड में हमें एवरेजिंग करनी चाहिए, मतलब उसमें लमसम करना चाहिए अभी, या फिर उसमें एसआईपी का जो हमारा एक, अगर हम 10,000 रुपये डाल रहे हैं तो उसको रेशो बढ़ाना चाहिए या फिर लमसम डालना चाहिए? ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा और हम्म, व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हम्म, और मेरा बेसिक पर्पस होता है हम्म, अपनी रिसर्च पब्लिश करना, बाई, टारगेट, होल्ड, ये सब सिग्नल्स प्रोवाइड करना स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में, इन सब में। और म्यूचुअल फंड्स का जो सेक्टर रहता है एक्चुअली में, वो नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन और द राइट पर्सन टू डिस्कस विद। पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं हम्म, कि दीज आर, यू कैन से आइदर नॉट माई एक्सपर्टीज और आई एम नॉट काइंड ऑफ, यू कैन से लाइक नॉट माई फील्ड, कि ओके, मुझे इनके बारे में आपको बताना चाहिए। सो पहली चीज़ कि ये मेरी कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसको समझे पहले। बाकी मेरे हिसाब से जो बेसिक मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, एक हम्म, सेबी आरए के लिए म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी की बात करते हुए। सो मेरे हिसाब से तो देखिए, ऐसे एसआईपी अभी भी करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करो, मिड टर्म के लिए ही करो, और अपना होराइजन कम से कम 2 साल से 5 साल के बीच का रखो, तभी करना चाहिए। और मार्केट अगर थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, एसआईपी का पर्पज़ ही यही है कि जब मार्केट नीचे आए तो आपकी एवरेजिंग होती रहे। हम्म, सो मेरे हिसाब से एसआईपी इज़ अ बेटर ऑप्शन, और लमसम करना कोई बुरा नहीं है, वो भी देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि एसआईपी इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन सच अ वॉलेटाइल मार्केट्स, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, हम्म, महीने महीने के अंदर 5% 10% ऊपर नीचे हो जाती है। हम्म, तो ऐसे टाइम में मेरे नज़रिए से एसआईपी इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बट रिमेंबर दिस इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज़, और मैं सही आदमी नहीं हूँ आपसे म्यूचुअल फंड के एडवाइस देने के लिए। जो अभी मार्केट की कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से नए जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स जो आ रहे हैं मार्केट में, उनको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए अभी, ताकि वो पैनिक भी ना हो और वो अच्छा इन्वेस्ट भी कर सके और अच्छी लर्निंग भी ले सके? ठीक है। सो देखिए, मैं किसी भी बिगिनर ट्रेडर को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, दोनों ही चीज़ें आपको समझना होता है कि ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो आपको अपना पर्सनल फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में आने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जैसे आपके इंश्योरेंसेज हो गए, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं, आप जो है कुछ लिक्विड फंड्स एफडी में रखते हैं, फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ एसआईपी म्यूचुअल फंड्स करते हैं, ये बेसिक तरीके से शुरू करना चाहिए। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट को भी आपको क्या समझना है, एक हॉबी की तरह ही शुरुआत करनी चाहिए, अनलेस यू वांट टू मेक अ स्पेसिफिक करियर इन इट। सो देखो, मैं आपको इस तरह से कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप को
जो है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, हम्म, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्हाटसोएवर, आप अपनी एक हॉबी डेवलप करना चाहते हैं या फिर आप कोई गेम खेलना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए आप जो है फास्ट कार्स चलाना सीखना चाहते हैं, रेसिंग कार चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले दिन से पता हो, या फिर स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पहले दिन से पता होता है कि ये चीज़ मुझे आती नहीं है हम्म, और मुझे इसे सीख कर करना है। हम्म, अब मान लीजिए मैं प्रियांक, मेरा हॉबी है कि भाई मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। मैं कल गया, मैंने देखा नदी और मैं कूद जाऊँगी, मैं तो स्विमिंग सीख लूँगा। सो हम्म, अगर मैं पानी में कूदूँगा तो क्या होगा? वही होगा ना जो नहीं होना चाहिए था। सो आप क्या करोगे? आप कूदोगे नहीं। आप पहले स्विमिंग पूल जाओगे, वहाँ पर किसी इंस्ट्रक्टर को देखोगे, उससे स्विमिंग सीखोगे, पढ़ोगे, धीरे-धीरे पहले ट्यूब से सीखोगे, फिर उसमें बहुत दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अब मुझे आ गया, तब आप स्विमिंग करने जाओगे नदी में या फिर किसी बड़े स्विमिंग पूल में या डीप पूल में, तब आप जाओगे। सो वैसा ही ट्रेडिंग है। सो ट्रेडिंग को भी एक नए आदमी को बिल्कुल इसी तरह देखना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप स्विमिंग जो है बुक पढ़ के नहीं सीख सकते कि आपने हम्म, बुक में पढ़ लिया, अच्छा ये हाथ हिलाना है, ये पैर हिलाना है, चलो हम्म, कल को जाके नदी में कूद जाएँगे। आपको पहले पूल में उतर के धीरे-धीरे सीखना होता है। हम्म, वैसे ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग भी एक उसी तरह का स्किल है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बोला आप गिटार बजाना सीख लीजिए। कल हम्म, ही नहीं आप अपने पूरे रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोस को इकट्ठा करके चलो मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, बजाता हूँ, पहले दिन बज जाए, ऐसा नहीं होता ना, आप पहले सीखते हो। सो वैसा ही है ट्रेडिंग भी, आपको पहले सीखना पड़ेगा। हम्म, वही माइंडसेट रखना पड़ेगा कि पहले दिन स्विमिंग नहीं करनी है। हम्म, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर जो नए नए इन्वेस्टर ट्रेडर आते हैं, वो सोचते हैं मुझे तो पहले दिन ही 1 लाख के 2 लाख करने हैं। हम्म, तो आपको ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि आप धीरे-धीरे ही कदम बढ़ाएँ। सो पहले सीखिए, हम्म, सीखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए, आप डेमो ट्रेडिंग करिए। और डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ही हो। आप जो है रफ कॉपी, अपनी एक कॉपी ले लीजिए, डायरी, प्राइस को देखिए, लिख लीजिए इस लेवल पर मेरा बाई है, इस लेवल पर टारगेट है, 2-3 दिन हम्म, बाद देखिए टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, आप इस तरह भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, हम्म, जब पहले जो है क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे जर्नल हम्म, करने के लिए, लोग डायरी पेन ही तो यूज़ करते थे। आपको क्या लग रहा है वॉरेन बफेट के पास स्पेशल कंप्यूटर था पहले दिन से? नहीं, उन लोगों ने ऐसे ही डेमो ट्रेडिंग या प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है? सो वैसा ही आपको करना है, पहले सीखना है। हम्म, बिल्कुल उसी तरह सोच लीजिए कि आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, जहाँ पर आपकी जान जा सकती है। हम्म, सो वैसा ही रिस्की ट्रेडिंग है, जहाँ आपका पूरा पैसा जा सकता है, हम्म, ठीक है? उसी हिसाब से सीखना शुरू करें, धीरे-धीरे ट्यूब के साथ, धीरे-धीरे पैर डुबाकर, पहले हाथ की प्रैक्टिस, पैर की प्रैक्टिस, वैसे ही पहले पेपर ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग, एक-एक चीज़ सीखेंगे, समझेंगे, वक़्त लगाइए। स्विमिंग के लिए आप 15-20 दिन लगाते हो, ट्रेडिंग में पैसा है, तो यहाँ पे हम्म, 15-20 दिन में काम नहीं चलेगा, 3 से 6 महीने मिनिमम लगाने पड़ेंगे। फिर जब आप एक्चुअल मनी से भी शुरुआत करते हो, तो ऐसा नहीं पहले दिन ही पूरा रुपया लेकर कूद गए। आपको स्विमिंग आ भी गई, तो पहले डीप पूल में ट्राई करोगे, इंस्ट्रक्टर खड़ा होगा, हम्म, फिर बिना इंस्ट्रक्टर के स्विमिंग पूल में ट्राई करोगे। हम्म, जब पूरे परफेक्ट हो जाओगे, लगेगा, तब नदी में कूदोगे ना। तो वैसे ही करना है। फिर पहले आप 1 लोट से ट्राई करोगे, 10 रुपए से ट्राई करोगे, 1 स्टॉक से ट्राई करोगे, फिर लगे 2-3 महीने के बाद सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर धीरे-धीरे पैसा बढ़ाओगे। सो ओके। बिल्कुल एक हॉबी की तरह करें। तो अभी मार्केट में जैसे हम देखते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, रील्स देखते हैं कि मैंने आज 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना लिया, मैंने 50 लाख का प्रॉफिट बना लिया। लोग बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे। ठीक है, तो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सीधा आएंगे और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? उनको ऑप्शन करना चाहिए, फ्यूचर्स करने चाहिए? क्योंकि लोगों के पास पैसा अभी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास क्या है कि कैपिटल बहुत कम होती है। तो वो क्या सोचते हैं कि 2,000 रुपये है मेरे पास में, 2,000 रुपये बैंक निफ्टी में डाले मैंने और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ट्रेडिंग नहीं, बेसिकली वो एक, जो भी कह सकते हैं वो आप भी समझ रहे हैं और व्यूअर भी समझ रहे हैं। तो उन्हें क्या स्टॉक्स में जाना चाहिए या फिर उनको ऑप्शन करना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? ठीक है, सो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका नाम ही रील है, हम्म, रील लाइफ़। हम्म, जैसा हम पहले मूवीज़ में देखते थे, हम्म, रील लाइफ़ और रियल लाइफ़। हम्म, सो उनका नाम रील इसीलिए है कि वो रील पर पिक्चर की तरह चलते हैं। हम्म, सो आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी जय के सिक्के के जैसी नहीं है। जय हम्म, का सिक्का समझे आप? हम्म, चलो थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। शोले मूवी में जय हम्म, और वीरू थे, हम्म, तो उसमें जय के पास एक सिक्का था। हाँ, उस सिक्के की खास बात क्या थी कि वो दोनों साइड हेड ही आता हेड था, ही आता था। ठीक है? तो ज़िंदगी ऐसी नहीं है। यहाँ पर हर सिक्के के 2 ही पहलू हैं। हम्म, अगर हेड है तो टेल ही आएगा। हम्म, तो आपके पास कोई जय नहीं है अगर आप वीरू हैं तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? सो अगर हम समझे इंटरनेट के अंदर क्या है, दोनों चीज़ें हैं। सोशल मीडिया क्या है, हेड और टेल दोनों है। अब देखिए,
मैं और आप ये बात कर रहे हैं या फिर ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी ऑडियंस के पास रील्स और वीडियो से ही जा रहा है, राइट। यूट्यूब से ही जा रहा है, हम्म। इंटरनेट से ही जा रहा है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स हुआ। लेकिन इसी रील्स से आपके पास नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसा आपने बोला कि लोग गलत चीज़ों से भी इंस्पायर हो सकते हैं। कैसे? जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ, मैं एक एग्जांपल बहुत लेता हूँ क्योंकि इसने लोगों को बहुत पागल बनाया है। मैं बीच पर बैठा हूँ, ये देखिए आगे समुद्र है, लहरें चल रही हैं, हवा अच्छी चल रही है, नारियल पानी मेरे हाथ में है, और देखिए मैंने एक ट्रेड करी, क्लिक किया, देखिए मेरे आ गए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट भी है। अब देखिए, आप पीएनएल देखकर जो है अगर आप मोटिवेट होते हैं, ये होते हैं, तो आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि स्कैम्स और पोंजी स्कीम्स में होता था। वहाँ क्या होता था कि आप जो है ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, सपने बेचना। तो मैं इसको सपने बेचना बोलूँगा कि ऐसे बीच पे बैठ के ऐसे ट्रेडिंग हो जाएगी। देखो, हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक आदमी इतने सालों से कर रहा है, उसने अपने एक सेटअप से लगाया, ट्रेड ले ली, वहाँ पैसा बन गया, वो ठीक है। बट आप इससे गलत मैसेज दे रहे हो कि हर कोई इतने आसानी से पैसा कमा लेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये बात आपको समझनी है अपने लिए, ये व्यूवर को समझनी है अपने लिए कि ये ऐसा हकीकत में नहीं होता है। मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊं, जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया तो हर किसी की तरह मुझे भी ऐसा लगता था कि पैसा ऐसे बनता होगा, बट 2-3 महीने के अंदर ही मुझे समझ में आ गया कि पैसा ऐसे नहीं बनता है। और आप यकीन मानेंगे कि मुझे जब भी कोई ट्रेडर अपने पीएनएल के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर पर डालते हुए दिखता था या यूट्यूब वीडियो में दिखता था कि आज मैंने कमाए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, ऐसा दिखते थे, मैं उन्हें अनसब्सक्राइब या अनफॉलो नहीं करता था, मैं उन्हें ब्लॉक या म्यूट कर देता था कि ये मुझे दोबारा ना दिखे। देखिए, पीएनएल दिखाने वाले लोगों से मैं दूर क्यों रहता था? क्योंकि ये आपके साइकोलॉजी को हैम्पर करती है। अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि लॉस होने पर साइकोलॉजी हैम्पर करती है, राइट? मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रॉफिट होने पर कैसे आपकी साइकोलॉजी हैम्पर हो सकती है। कैसे? प्रॉफिट होने के बाद कैसे हैम्पर हो सकती है? देखो, इसका सबसे आसान एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने बहुत मेहनत करके एक स्ट्रेटजी सीखी, तरीका सीखा, आपने एक सिस्टम बनाया, वो फॉलो किया, आपने एक ट्रेड ली, और ट्रेड लेने के बाद आपने उसमें 1500 रुपए कमाए। ठीक है, तो 1500 रुपए आपने कमाए, आपको लगा अच्छा है, ठीक है, 1500 रुपए मैंने कमा लिया, और आप खुश हैं, आपने प्रॉफिट किया, आप खुश हैं। अब आप इसको परसेंटेज में समझो, आपने उस ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो का 1.5% अर्न किया है, करेक्ट? वो भी एक ट्रेड में, एक दिन में। अब आप खुश हो गए, मैंने 1500 रुपए कमा लिए, और तुरंत आपने खोल लिया यूट्यूब या इंस्टाग्राम। वहां पर एक रील आई, एक बंदे ने दिखाया कि मैंने अभी एक ट्रेड से 1.5 लाख रुपए कमाए। सही बात है, सही। 1.5 लाख रुपए कमाए। क्या आपको पता था उसके पास रुपए कितने थे? नहीं। क्या आपको पता है कि वो सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सही। क्या आपको पता है कि उसके पास 2 अकाउंट है, उसने एक में लॉन्ग लिया था और एक में शॉर्ट लिया था? नहीं पता। क्या पता वो आपको लॉन्ग वाली ट्रेड दिखा रहा हो? हो सकता है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो, मैं कह रहा हूँ वो सही बोल रहा था, उसने 1.5 लाख रुपए कमाए। क्या पता उसके पास जो है 3 करोड़ रुपए हों अकाउंट में। अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं और मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, कितना परसेंट हुआ? 0.5%, आधा परसेंट। मैंने आधा % रुपए कमाया, 1.5 लाख रुपए कमाए और रील में डाल दिया। और मैं यहाँ बाबूजी बन के बैठा था, 1500 रुपए कमाए मैंने, और मैंने वो देख लिया। तो आपको क्या लगेगा? ऐसा करना है। जब तक ये 1.5 लाख रुपए नहीं आ रहे ना यार, 1500 रुपए तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे? और रुपए कमाता हूँ, अब इसे 5000 करने की कोशिश करता हूँ। अब दोबारा ट्रेड लेने जाओगे और -3000 करके आओगे, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। आपने 1.5% कमाया था, उसने 0.5% कमाया था, वो खुश दिखा रहा था अपने आप को, और आपने पीएनएल देखने के चक्कर में अपना नुकसान कर लिया। ऐसे होती है अपनी साइकोलॉजी खराब। तो इसलिए मैं तो इन लोगों से बहुत दूर रहता था। अगर लोगों को मजा आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इससे इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी वहां पहुंच सकते हैं। देखो, इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी चीज है। तो इसके लिए अगर कोई कभी कभी बता रहा है, कभी कभी दिखा रहा है, 3 महीने में बता रहा है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपकी ऑथेंटिसिटी भी पता चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप रोज प्रॉफिट के उसके स्क्रीनशॉट देख रहे हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी बचेगी क्या? कभी भी नहीं बचेगी। आप जिस दिन 10,000 रुपए भी कमाओगे ना, एक दिन का 10,000 रुपए अगर आप कमा रहे हो, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, मान लीजिए आपने 4 दिन कमाया, एक दिन नहीं भी कमाया, आपने 20-30 हज़ार रुपए में हफ्ते का कमाया, एक महीने में आपने 70-80 हज़ार रुपए कमाया। अगर आपने एक दिन में 10,000 कमाया है तो महीने का 70-80 हज़ार रुपए कमाया। देखो, मैं 20,000 नहीं बोल, 2 लाख नहीं बोल रहा हूँ। लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 एक दिन का, 20 दिन के 2 लाख। नहीं, आपने 70-80 हज़ार रुपए कमाए, आपको तब भी खुशी नहीं मिलेगी। वो तो एक दिन में 1.5 लाख कमा रहा है,
आप महीने में नहीं कमा पा रहे हो। इसलिए मैं हमेशा इन लोगों से दूर रहा हूँ, रहता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि उसने 1 रुपया कमाया, चाहे 1.5 लाख कमाया, चाहे 1.5 करोड़ रुपए कमाए, उसके कमाने से आपके अकाउंट में रुपए आ गए क्या? आप एक बात बताओ, आपको एक ट्रेड पता चली, आप अगर 1 लाख रुपए लगाओगे तो आपको 1000 बनेगा, 1 करोड़ लगाओगे तो 1 लाख बनेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई दूसरा बना रहा है वो आपके अकाउंट में थोड़ा ही आ जाएगा। तो आप क्यों फुदक रहे हो भाई? आप अपने साइकोलॉजी को बेहतर रखो, इस दिमाग को अच्छा बना के रखो, उस 1,500 रुपए से खुश रहना सीखो, क्योंकि आपको 1.5% बनाना आ गया। ये चीज समझो। आज ही तो 1 लाख रुपए हैं, आज से 2 साल बाद 10 लाख रुपए होंगे, तब 15,000 बनेगा। उसके 2 साल बाद जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो आपका भी 1.5 लाख रुपए बनेगा। सबकी जर्नी अलग है। तो किसी को भी फॉलो करो, सीखने के लिए करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यूट्यूब पे जैसे हम देखते भी हैं, बहुत सारे मेंटर हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे फिर इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जिनको, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनका भी यही हाल है। तो जो व्यूअर्स हैं, जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके का मेंटर फॉलो करना चाहिए? या फिर जैसे आप सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, तो आपकी क्या एडवाइस है उसमें? आप भी यूट्यूब पे हैं, तो आप कैसे, मतलब जो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, अपडेट भी डालते हैं, एजुकेशनल कंटेंट भी डालते हैं, तो आपके पास भी कमेंट्स आती हैं, तो आज के टाइम पे उस व्यूअर को हम क्या बता सकते हैं कि हाँ, आपको इस आदमी को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके के आदमी को, और इसको आपको मेंटर बनाना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। देखिए सर, मैं भी यूट्यूब पर हूँ, मेरे पास भी स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं किसी को ये नहीं बोलता कि, कभी भी मैंने नहीं बोला, मैं अपने चैनल में भी नहीं बोलता, लोगों को भी नहीं बोलता कि आप मुझे फॉलो करो या सिर्फ मुझे फॉलो करो, ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी की ना ट्यूनिंग भी किसी किसी के साथ बैठती है। हो सकता है मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आए, मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद ना आए, ठीक है। हर एक वो यूट्यूबर जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो अच्छा है, ये कोई गारंटी नहीं है। और हर एक यूट्यूबर जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो खराब ही है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। उसने कुछ अच्छा किया होगा तभी वो वहां पहुंचा है। तो मेरा कहना कभी किसी के फॉलोअर से नहीं मतलब है, और मैं कभी किसी को इसलिए भी फॉलो नहीं करता कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं। मैं इसलिए फॉलो करता हूं कि वो इंसान के साथ मेरी ट्यूनिंग बन रही है कि नहीं बन रही, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या उसका काम मुझे सच में कुछ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो पीएनएल वाली बात बोली, मैं पीएनएल वाली बात को इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि उससे मुझे कुछ मिलता नहीं है। मैं किसी का पीएनएल देखकर मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं क्यों देखूं? इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे लग रहा है कि भाई एक आदमी मुझे टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा है और उसका चार्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे ये सीख लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ये इसलिए लग रहा है कि उसने इतने पैसे कमाए इस तरीके से, तो फिर आप गलती कर रहे हो। आप उसके काम को देखो। आपको लग रहा है कि उसका चार्ट करने का तरीका अच्छा है, एनालिसिस करने का तरीका अच्छा है, ये मेरे काम आ सकता है, आप उसको फॉलो करो। क्या फर्क पड़ता है उसका 1 फॉलोवर है, उसके 1000 फॉलोवर हैं, उसके 1 लाख फॉलोवर हैं, या 10 मिलियन फॉलोवर हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके तो काम वो एनालिसिस आएगा ना, है ना? तो वही चीज है। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप किस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, किस मेंटर को फॉलो कर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि उसकी चीजों से क्या आप सच में कुछ सीख रहे हैं या फिर हवा हवाई सपने सीख रहे हैं। तो अगर आप उससे सिर्फ सपने सीख रहे हैं तो उसे अनफॉलो कर दीजिए, और अगर आप उससे काम का सीख रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स में मत जाइए, उसके काम पर जाइए। मेरे दिमाग में ना बड़ी देर से एक क्वेश्चन आया था, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं? सर, दोनों ही करते हैं। आप ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं। दोनों के, देखिए, दोनों के पर्पज अलग हैं। इन्वेस्टिंग एक पर्पज है जो आपको 3, 5, 7, 10 साल बाद आपको बेहतर जगह पर पहुंचा सकता है। इन्वेस्टिंग उस चीज का नाम है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। सो आप दोनों ही करते हैं, हम भी दोनों करते हैं, मैं दोनों ही रिकमेंड करता हूँ। इवन सबको शुरुआत जो करनी चाहिए वो आई थिंक इन्वेस्टिंग से करनी चाहिए, थोड़ा मार्केट को समझना चाहिए, फिर ट्रेडिंग में आना चाहिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा शेयर जो जिसने, मतलब आप बताना चाहें तो, अगर आप कोई ऐसा शेयर जिसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो, या फिर आपका कोई उससे एक्सपीरियंस रहा हो कि हाँ, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हो? ठीक है। तो ऐसी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो मिस कर दी। मिस करने वाली बात तो क्या है, मैं आपको बताऊं, एक साथ मार्केट बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो आप हर किसी को नहीं पकड़ सकते। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट मेरा, शायद आई थिंक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरा जोमेटो का रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ। जोमेटो का स्टॉक
ये मेरी सेबी बनने से पहले की बातें हैं, क्योंकि पिछले साल की बात है। सो उस टाइम पर जो है मैंने कुछ 70, पहले मैंने उसे 50 रुपये के आसपास खरीदा, 55 रुपये के आसपास खरीदा, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपये तक जा सकता है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी वापस 50 के नीचे नहीं जाएगा, बट एक सडन ड्रॉप आया, वो 49 पहुँचा। सो मैं एग्जिट कर गया उससे, और वो फिर 40-41 तक जाके वापस ऊपर जाने लगा। फिर जब वो वापस 50 ब्रेक करा, तो उसके बाद उसमें मैंने एंट्री बनाई 76 रुपीज़ के आसपास से, 76-77 रुपीज़ के आसपास बनाई, और आज आप देख लो वो तकरीबन 300 रुपये चला गया। अच्छा। सो ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट था। मिस अपॉर्चुनिटी तो देखिए हम एलसीडी को भी बोल सकते हैं, अभी रिसेंट की फिनोमिना है। ये क्या मैं बोले क्वेश्चन उसमें? पूछने वाला था। अच्छा, तो देखिए वो एलसीडी को भी बोल सकते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो कि एक ही दिन में कितना 66,000% अप हो गया। पर देखिए ना, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको पता नहीं होते हैं, और एलसीडी में कब से ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी ड्यू टू लो लिक्विडिटी। उसके लिए सेबी ने एक स्पेशल सेशन अरेंज कराया था, बहुत सारी डिटेल्स हमें पता एलसीडी नहीं की है। वैसे कहानी क्या थी कि मतलब इतना बड़ा मूवमेंट आने का, उसमें क्या? सो देखिए, बहुत ज़्यादा डीप तो मैंने इसको एनालाइज नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत मैंने इसको जो पढ़ा था वो आपको बता दे रहा हूँ। आई थिंक ये 2017-18 के आसपास लिस्ट हुआ था, ट्रेड कर रहा था, फिर इसके अंदर कुछ स्टॉक के अंदर वापस से रीबैलेंसिंग हुई, तो ये नीचे आ गया, काफ़ी सस्ता हो गया। तो सीन क्या था कि इसकी जो बुक वैल्यू थी, और उसके हिसाब से शेयर का प्राइस 5 लाख रुपए के आसपास था पिछले 2-3 सालों से। बट जिसके पास भी ये शेयर था वो बेचना क्यों चाहेगा? अब आप सोचिए, आपके पास कोई शेयर पड़ा है, और आपको पता है कि वो कंपनी क्लेम कर रही है कि शेयर की वैल्यू 4 से 5 लाख रुपए अभी है, आपके पास वो 3-4 रुपए का है, तो आप उसे क्यों बेचोगे? और अगर आपके पास कुछ शेयर 3-4 रुपए पर हैं, 100 भी हैं, तो 300,000 रुपए लगाने में क्या ही जा रहा है? तो समस्या क्या हो रही थी उस स्टॉक के साथ कि जिसके पास वो पड़ा था वो उसको बेचना नहीं चाह रहा था। अब क्योंकि बुक वैल्यू तो लाखों में है, लेकिन ट्रेड कर रहा है वो कुछ रुपए पर, तो कोई उसको खरीदना भी नहीं चाह रहा था। डर में था कि भाई मैं 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर क्या ही खरीदूं, भले ही बुक वैल्यू कितनी भी हो। तो जितना मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाया, उसके लिए सेबी ने एक ऐसे, यही स्टॉक नहीं था, ऐसे कई सारे स्टॉक्स के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन कराया गया इनके अंदर लिक्विडिटी डालने के लिए। तो वहां पर कुछ स्टॉक्स अचानक से बाई जब किए गए, तो जो बेचने वाले थे उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए पर बेचने के लिए वो रेडी हो गए। अब आप सोचिए, आपको 3-4 रुपए में शेयर हो आपके पास, और या 10 रुपए पर हो, 1,000 पर, और आपको अचानक से कोई 2 लाख ऑफर करेगा, तो भले ही शेयर की वैल्यू 5 लाख हो, आप तो बेच ही दोगे ना। कितनी भी हो जाए, 10 एग्जैक्टली लाख भी हो जाए। तो वही हुआ है वहां पर, कुछ शेयर्स जो है किसी ने खरीदे और अचानक से प्राइस इतना बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं कि वो एक कोई रेगुलर ट्रेडिंग चल रही थी वहां पर और अचानक से अगले दिन इतना खुल गया, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। वो आप भी पढ़ सकते हैं, और मैंने भी इतना डीप रिसर्च नहीं किया कि मैं बिल्कुल डीप में जाके आपको बताऊं, वो फिर टेक्निकलिटी का इशू आ जाएगा। बट मोटा मोटा जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसी ही घटना थी। ओके, आपसे बात करने में मेरा मन कर रहा है कि इसको पॉडकास्ट को ना कम से कम 2-3 घंटे किया जाए, पर हम भी टाइम बाउंड हैं। तो अगर हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि हम प्रियांक सर के साथ सेकंड पार्ट करें, तो आप कमेंट में लिखिए कि हमें सेकंड पार्ट चाहिए। हम प्रियांक सर को फिर से बुलाएंगे और फिर से सर के साथ एक और अच्छा और इससे भी बेहतर पॉडकास्ट शूट करेंगे, जिसमें और आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो सर, अभी एक काम रह गया है हमारा, एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, हम अच्छा, लास्ट में करते हैं। ओके, तो उसका आपको सिर्फ एक शॉर्ट आंसर देना, वो करते हैं हम। ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर। शॉर्ट सेलिंग या ऑन गोइंग लॉन्ग? सो देखिए, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इंडियन मार्केट बहुत बुलिश रहती है, सो हम्म, यूजुअली लॉन्ग प्रीफर करता हूँ, बट आई ट्रेड बोथ साइड्स। बट अगर आप फेवरेट पूछेंगे तो लॉन्ग। आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम? सो मैं कैपिटल गेन्स में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं मोर लाइकली शॉर्ट एंड मिड टर्म ट्रेडर हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर अभी इतना नहीं हूँ, इसलिए। टेक्निकल इंडिकेटर और कैंडल स्टिक पैटर्न? सो ना ही तो मैं ज़्यादातर पैटर्न्स ट्रेड करता हूँ, ना ही ज़्यादा इंडिकेटर्स ट्रेड करता हूँ। मैं यूजुअली प्राइस को ही ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन नहीं। प्राइस, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, स्टॉप लॉसेस, इन सबको ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। सो आई वुड से अ बिट डिफरेंट फंडामेंटल ऑन इट। एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस? सो मैं यूज़ तो दोनों करता हूँ, बट मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस। बुल मार्केट या फिर बियर मार्केट? बुल मार्केट, ऑब्वियसली सबको बुल मार्केट पसंद है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अगर हमारे व्यूवर्स कमेंट करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, तो हम आपको फिर से बुलाएंगे और फिर से आपके साथ ऐसे ही बात करेंगे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आना पसंद करूँगा और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।